नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 8 हमारे अतीत भाग तृतीय इतिहास का पहला अध्याय कैसे कब और कहाँ का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें हमने पहले पार्ट के अंदर पढ़ा था कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तारीखों के बारे में अपन ने जानकारी हासिल की थी कि तारीखें हैं वो समय विशेष को दर्शाती है कि किस समय कौन से राजा की ताजपोशी हुई थी या कब राजा बना था, वो कौन कौन से युद्ध उसने किस किस समय किए थे, इस बारे में पता चलता है अपन को। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। तारीखों को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, जैसे एक उदाहरण दिया गया था इस किताब के अंदर अपने कि जैसे भारत में चाय पीने की शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी एक कोई निश्चित तारीख नहीं है। धीरे धीरे कोई एक व्यक्ति ने शुरू की, फिर धीरे धीरे कब लोगों ने एक साथ चाय पीना प्रारंभ किया, तो उसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है। उसी प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में भी बताया गया कि शुरुआत कब हुई थी। तो इस तरीके से तारीखें कौन सी महत्वपूर्ण होती है, जब कोई घटना घटित हो जाती है तब उस तारीख का उल्लेख किया जाता है, तब वो तारीख महत्वपूर्ण बन जाती है। अब अगला था अपने टॉपिक, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, ठीक है ना। अवधियाँ मतलब इतिहास को अलग अलग खंडों में बांटकर जो उसका अध्ययन किया जाता है, तो वो होती है अवधियाँ, ठीक है ना। उसके बाद में अब औपनिवेशिक क्या होता है। औपनिवेशिक का मतलब होता है किसी दूसरे देश द्वारा किसी दूसरे देश पर ज़बरदस्ती दबाव डालकर अपने नियम कायदे कानून थोपना, ठीक है ना। अब हम किस तरह जानते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था, तो हम अलग अलग जैसे पांडुलिपियों के द्वारा या अपने अब अंग्रेज़ों का टाइम का अगर अपन को देखें तो उस समय प्रशासन था, तो प्रशासन अभिलेख तैयार करवाते थे। मतलब जो कुछ भी कोई भी घटना घटित होती थी तो वो लिखित रूप में तैयार की जाती थी और उन्हें लिखित रूप में संग्रहण किया जाता था। उनकी कॉपियाँ भी बनाई जाती थी हस्तलिखित, या छापे खाने का आविष्कार हो गया तो छापे के खाने के द्वारा। फिर सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, आज अपन पढ़ेंगे इस अध्याय की अगली कड़ी में सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करना। जैसे कि अपन एक में एरिया का विशेष का लेते हैं कि भाई भारत के लोग किस प्रकार से रहते हैं, क्या खाते हैं। तो जिस एरिया में अपन जाएंगे, जैसे राजस्थान का ले लेते हैं, तो राजस्थान के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं या ठंडे सूती कपड़े पहनते हैं, तो वो उनके पर्यावरण के अनुकूल है। सर्वेक्षण का मतलब है पूरी जानकारी हासिल करना कि यहाँ पर कितनी बारिश होती है, कितनी दूरी पर क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों का ध्यान रखना, यही एक तरह से सर्वेक्षण है। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। तो सही ढंग से तभी जाना जा सकता है जब हम प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ के बारे में जानें या उस जगह के बारे में देखें। अब ताजमहल कैसा है, क्या है, हम किताबों में पढ़ते हैं, एक अपन खुद जाके ताजमहल देखते हैं तो वो ताजमहल का एक तरह से सर्वेक्षण हुआ है, ठीक है ना। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण व सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, तो अधिकृत जो रिकॉर्ड होता है उसमें सारी जानकारी हमें इकट्ठी नहीं होती, क्योंकि अधिकृत जो रिकॉर्ड होता है वो सरकारी लोग लिखते हैं, तो वो सरकार की कमियां
वगैरह नहीं लिखते हैं। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि सारे सरकारी रिकॉर्ड है। इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्डों से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयाँ की क्या वजह थी। तो जो आधिकारिक रिकॉर्ड होते हैं वो अपने फेवर का लोग रखते हैं, इससे यही बात अपन को पता चलती है। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राएँ और यात्रियों के स्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इससे हम यह पता नहीं लगा सकते हैं कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजरे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी पता जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ोगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। तो इस पार्ट का मुख्य सारांश ये है कि भाई अपन को इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है तो किसी एक स्रोत से हम इकट्ठी नहीं कर सकते। अगर एक स्रोत ने अपन ने इकट्ठी की है तो उस स्रोत में सिर्फ जो स्रोत करता होगा, जो लिखने वाला होगा,